So where do you see the market closing at the end of year? तो मुझे Yeah. लगता है कि अभी तो इसी रेंज में ट्रेड करेगी, बट आगे अगर ये ट्रिगर्स आ जाते हैं, अगर ऑयल प्राइसेस हमें कम होते हुए दिखती हैं और आईएमएफ और दूसरी एक्सटर्नल साइड पे हमें फ्लोज आते हैं, तो हमें लगता है कि ये 45,000 तक नियर टर्म में तो जा सकता है। कमोडिटी प्राइसेस का हमने पिछले दिनों देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है और इसमें सिग्निफिकेंट यहाँ से 20-25% तक अगर ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो वो हमारे ओवरऑल सेक्टर्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव होगा और जो आपकी इकोनॉमी पे प्रेशर आया हुआ है एक्सटर्नल अकाउंट पे, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। उस केस में मार्केट जो है थोड़ा सा रीरेट हो सकती है क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो भी कम होगी। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और बाकी जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल अकाउंट पे आईएमएफ और अगर हमें दूसरे फ्लोज मिलते हैं तो वो जो है मेजर ट्रिगर हो सकता है। और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी वो स्मूथली हो गई, ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी, बट चूंकि एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज इतने ज़्यादा थे उसको देखते हुए जो इनिशियली सोचा गया था उस तरीके से चीज़ें प्लान आउट नहीं हुई और अभी भी जो एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी उसका एक असर ले रही है और 41 से 41,000 की रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। दिसंबर आखिर में आपको पता है कि छुट्टियों होती हैं ईयर एंड पे, तो ये हो सकता है जनवरी फरवरी तक ये जो है एक्सटेंड हो और उसके बाद फिर हमें 1.1 बिलियन या 1 बिलियन से ज़्यादा की जो ट्रांच है वो रिसीव $4 बिलियन विद सऊदी अरेबिया। तो वो अगर आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर में वो एक हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और थोड़ा सा आपको रिलीफ दे सकते हैं और आपको टाइम दे सकता है कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम हमें जनवरी फरवरी तक भी मिलता है तो वो हमें किसी हद तक कुशन प्रोवाइड कर देगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमें आगे जाते हुए चाइना की जो हमारे डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक से जो बोरोइंग है वो भी $7 बिलियन की जो है मैच्योर हो रही है आपके सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 23। तो उसकी भी रोल ओवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना होगा कि वो कैसा रहता है। तो सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि $10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनको 20 साल का टैक्स हॉलीडे दिया जाए रिफाइनरी के प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि ये चीज़ें देनी पड़ेंगी क्योंकि हमारी एक तरीके से मजबूरी है। काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बट रिफाइनरीज में अपग्रेड्स या तो स्लो आता है या वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है कि वो नहीं हो पाता। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि इनको इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। री रेटिंग के लिए ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज हैं खासतौर पे जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो बेहतर हो, तो पाकिस्तान को किसी न किसी स्टेज पे डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना बट कैन वी पड़ेगा बी जैसे एग्जैक्ट ऑन दिस कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो भी हो जाए तो अगले 3 सालों तक आप कह रहे हैं कि हम जो कमा रहे होंगे वो सिर्फ जी कर्जे पे करने में जा रहा होगा। आर वी ट्राइंग टू से बिल्कुल दैट? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही So आप how अगर come are आईएमएफ we के नंबर projecting the equities investment and saying कि भाई invest करो long term में? नहीं, उसमें देखिए सबसे बड़ी असम्पशन यही है कि जो हमें लगता है कि हमने जैसे 1998 में भी किया था, 1970s में भी किया था कि आपको जो है लोन अपने रीस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे जिसकी अगर आप मैच्योरिटी एक्सटेंड कर देंगे तो आपकी डेट रीपेमेंट्स का जो प्रेशर है वो डेफिनेटली कम होगा। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे हालात हैं और जो तो वो इस तरह की सिचुएशन जो है ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा और किसी न किसी स्टेज पे ये चीज़ें एड्रेस होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसी हालात के साथ चलते रहें और कोई डेवलपमेंट ना हो अदरवाइज़ तो फिर ये कंट्री फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ ही चला जाएगा। Okay, great. So I understand you're not one of those जो इस चीज़ में बिलीफ रखता हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है बिकॉज 6 महीने की तो लाइन ऑफ साइट बड़ी क्लियर है, आगे 1 साल भी बिल्कुल, थोड़ा सा मैनेजेबल बिल्कुल। दिखता है। बट गिवन दीज सर्कमस्टांसेस डू यू थिंक देयर आर स्टिल सम पिक्स जिसको लोग कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? बिकॉज अगेन एंड अगेन हम बैंक्स की और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि जहाँ पर जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड यील्ड है वो स्टिल बीट कर रही है ये जो इंटरेस्ट रेट हैं जो कि हमें दिख रहा है कि जी। 17 के आसपास भी स्टैंड करते हैं। सो यू वांट टू रेकमेंड सर्टेन सेक्टर और स्टॉक्स?
बिल्कुल अब हमने जैसे देखा है कि हमारे यहाँ भी जो हमारी लास्ट बात हुई थी उसके बाद स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो लोकली भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और अगर हम फेड को देख लें उन्होंने भी बढ़ाए हैं आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अनाउंस किया कि वो इंटरेस्ट रेट सबसे बढ़ा रहे हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो हम शायद इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की जो बातें कर रहे थे वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया शायद उसमें मजीद हमें नज़र आएगा कि 2023 में भी इंटरेस्ट रेट थोड़े इन्फ्लेटेड रहे तो इन हालात में तो बेहतर यही रहता है कि हम एडवाइस ये करते हैं कि जो है जो इनका फिक्स इनकम के अलावा जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हाई डिविडेंड यील्डिंग लो रिस्क स्टॉक्स में एक्सपोजर लें जिसमें आपको पता है कि बैंक्स की डिविडेंड यील्ड अच्छे होते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर जो है अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है और थोड़ा सा सिक्लिकल सेक्टर जो है उसमें एक्सपोजर कम रखना होगा एक तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपकी जो इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो जो लेवरेज कंपनीज हैं उन पे फाइनेंस कॉस्ट इन्फ्लेटेड रहेगी तो मेरे ख्याल से 2023 का भी थोड़ा सा व्यू इसी तरह बनाना पड़ेगा ओके आखिर में मुझे ज़रा बता दें कि समवन हैज़ आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑटो सेक्टर के बारे में पीपल आर वेरी क्लियर कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रहने जा रही हैं और ऑटो सेक्टर इसी तरीके से एक आध साल डल रह सकता है. इफ़ यू वर टू recommend someone who has got a position in the auto sector, what should he do? किसी और सेक्टर के साथ एक्सचेंज करे, कुछ और करे, what do you want to suggest? देखिए 2023 में भी ये लग रहा है कि 40-50% जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू करेगी और ऑटो सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है आप उसके लिए बेहतर यही है कि वो अगर अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए दूसरे सेक्टर में स्विच करें जो थोड़ा सा आपको एटलीस्ट डिविडेंड यील्डिंग साइड पे अगर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका जो एक कैपिटल लॉस है उसको प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि ऑटो सेक्टर में हमने ये भी देखा है कि आप ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर्स भी देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप नज़र आ गया जो कि स्टिल 30-40% ऑफ योर टोटल सेल्स कंट्रीब्यूट करती थी तो मुझे लगता है कि ऑटो सेल्स भी ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा और अगर ये ओपन मार्केट और इंटर बैंक का डिफरेंस कम होता है तो फिर इनके मार्जिन पे भी मजीद हिट आ सकती है तो इस पे तो ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं जितनी बातचीत की जा रही थी नवंबर में और जितना चीज़ों को लिंक किया जा रहा था नवंबर की तैनाती से. आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं. पोर्ट के ऊपर अराउंड बिलियंस का जो सामान है वो हेल्ड हुआ है और जिसकी वजह से वी ऑल नो कि हमारी इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है, हमारा सिस्टम काइंड ऑफ चोक हुआ है. कहने में ये भी आ रहा है कि डाउन द रोड 2 to 3 months IMF का जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम नहीं हो एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं शायद वो भी पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ा ना दे सकें एंड बिकॉज ऑफ दैट होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है, जो इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है वो अबतर हो सकती है. जो एक सेक्टर है, एक पर्टिकुलर एरिया है जिसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री की तरफ से अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को फॉरेक्स के अकाउंट में थोड़ा सा ईज़ फील होगा और पाकिस्तान में जो फॉरेक्स के चैलेंज है वो थोड़े से कम होंगे. दूसरी जो बेहतरी की सिचुएशन है दैट इज़ इन द बैंकिंग सेक्टर. वी ऑल नो कि बैंकिंग सेक्टर इज़ थ्राइविंग, डूइंग गुड बिकॉज के इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% के आसपास हैं और कहा जा रहा ये है कि जो डार की थ्योरी है स्टैंडर्ड वो ये है कि जो लोकल डेट है उसको पहले मैनेज करें और लोकल डेट में जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किया जाए और उसका रास्ता एक ही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं. इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने जो है वो 17% से ज़्यादा देखे हुए हैं बट अगर सियासी हालात ठीक हों तो गवर्नमेंट एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट को 17-18% से ज़्यादा ले जाकर PIBs में 20 साल की प्लेसमेंट करके जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं आए दिन के उसको मैनेज कर सकती है और जब इतना फिस्कल स्पेस मैनेज हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल डेट की तरफ जा सकती है और जो कर्ज़े हैं उनको वो लॉन्ग टर्म के लिए रोल ओवर करा सकती है. हमने देखा शौकत अज़ीज़ ने अपने वक्त में 40 साल के लिए कर्ज़ों को रोल ओवर करा के जो पासा था मईशत में चैलेंजेस का उसको पलट दिया था. अभी भी नज़र ये आ रहा है कि जो डार की थ्योरी है उसमें लोकल डेट मैनेजमेंट के बाद कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग है और फिर उसके बाद
गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में, बाहर के मार्केट में उसके ज़रिए पैसा रेस करेगी और जो महंगे कर्ज़े हैं उसको सस्ते कर्ज़ों में कन्वर्ट कर देगी, देन वी कुड थिंक ऑफ कि साल में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट आसान नहीं है बिकॉज़ अगला साल इलेक्शनियरिंग का साल है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो पैसे लगाए। अब समझ में नहीं आता कि अगर IMF स्पेस नहीं देगा तो ये सारे काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ साहब कैसे कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, नवंबर का महीना गुजर गया, तैनाती हो गई, बट जो एक्सटर्नल अकाउंट का चैलेंज है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ वेदर और नॉट IMF प्रोग्राम कुड बी रिस्टोर्ड। पहले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे उमैर नसीर से, ही इज़ द एनालिस्ट ऑफ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान अब्दुल मजीद, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। उमैर नसीर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर, आपको याद होगा कि हमने चंद माह पहले आपकी जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया था एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक्सटर्नल अकाउंट भी गवर्नमेंट जो है उसके बारे में एक इम्प्रेशन था कि गवर्नमेंट मैनेज कर जाएगी। और सबसे बड़ी जो उस वक्त सिचुएशन एज अ मिसनॉमर हमने देखी थी, दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ नवंबर, आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। और हम ये कह रहे थे कि एक वही चीज़ है जिसकी वजह से चैलेंजेस नज़र आ सकते हैं, बिकॉज़ जो नंबर्स प्रेजेंट कर रही थी गवर्नमेंट एक्सटर्नल अकाउंट के वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और वो कह रहे थे कि हमारी 33 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, मगर 36-37 बिलियन से ज़्यादा के इनफ्लोज हैं, कमिटमेंट्स हैं। आज कैसे देखते हैं सिचुएशन को आप? जी, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का शुक्रिया। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, जो चीज़ें थी, स्टेट बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से जो ओपिनियन हमें मिल रहा था कि हमें जो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उसके अगेंस्ट ऑप्शंस जो है वो हमें मिल जाएंगे। बट उस तरीके से शायद नहीं हुआ। जैसे हमने देखा था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर स्टेट बैंक ने एक्सपेक्टेशन दी थी कि 16 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो जाएंगे। वो शायद होता हुआ बाय जून एंड वो होता हुआ शायद नहीं नज़र आ रहा। और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। आपने देखा कि जो ग्लोबल मार्केट के हालात हैं और चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और उसकी वजह से न्यू डेट रेज़ करना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। उसको देखते हुए जो इनिशियली सोचा गया था उस तरीके से चीज़ें प्लान आउट नहीं हुई, और अभी भी जो एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज़ हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी उसका एक असर ले रही है और 41 से 41,000 की रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी वो स्मूथली हो गई, ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी। बट चूंकि एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि शायद वो चीज़ थोड़ा-सा बैक बर्नर पे चली गई। ये बताएं उमैर कि सबसे बड़ा जो मसला है सबकी नज़र में वो IMF का 9th रिव्यू है, 7th और 8th रिव्यू की भी कुछ चीज़ें हैं जो IMF फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉइंट आउट करता रहता है। आपकी नज़र में कितने हालात कंड्यूसिव हैं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द IMF प्रोग्राम? और ये जो एक 1.3 बिलियन या 1.5 बिलियन की ट्रांच है, ये आपको लगता है कि को मटेरियलाइज हो जाएगी ईयर एंड से पहले? देखें, इसमें इनिशियली तो ये एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर जो है हमारा 9th रिव्यू स्केड्यूल्ड था, बट उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिलेज आए। IMF की तरफ से ये स्टांस रहा कि हमें जो अपना टैक्स टू GDP का टारगेट है वो बेहतर करना होगा, और उसके लिए न्यू टैक्सेशन मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि IMF जो हमने PDL के टारगेट सेट किए थे विद IMF वो उनको पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट था, जिसकी वजह से हमने डिले देखा। और लगता ये है कि आप दिसंबर आखिर में आपको पता है कि छुट्टियाँ होती हैं ईयर एंड पे, तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो एक ऑफ़िशियल लेवल जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो ये हो सकता है जनवरी फरवरी तक ये जो है एक्सटेंड हो, और उसके बाद फिर हमें 1.1 बिलियन या 1 बिलियन से ज़्यादा की जो ट्रांच है वो रिसीव हो। सो अगर ये जनवरी के बाद फरवरी तक बात जाती है तो हम कह रहे हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है डायरेक्शनल लेस मार्केट की, वो आपके ख्याल में इसी तरह की रह सकती है? और बिल्कुल, देयर बिल्कुल कैन बी ऐसे ही। अदर ट्रिगर्स टू?
बिल्कुल ऐसे ही है, बट एक चीज़ जो पॉज़िटिव होने जा रही है या उसकी एक्सपेक्टेशन है, अभी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन के हमारे पास जो सेफ डिपॉज़िट्स जो मैच्योर हो रहे थे दिसंबर में वो दोबारा रोल ओवर कर दिए हैं। तो वो एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट थी, बट अब हुकूमती ज़राए ये कहते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर टॉकिंग ऑफ अनदर $4 बिलियन विद सऊदी अरेबिया जो ऑन टॉप ऑफ इट होगा। तो वो अगर आ जाता है फर्स्ट क्वार्टर में वो एक हमारे लिए काफ़ी पॉज़िटिव हो सकता है और थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ दे सकते हैं और आपको टाइम दे सकते हैं कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम हमें जनवरी-फरवरी तक भी मिलता है तो वो हमें किसी हद तक कुशन प्रोवाइड कर देगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमें आगे जाते हुए चाइना की जो हमारे डिपॉज़िट्स हैं कमर्शियल बैंक से जो बोरोइंग है, वो भी $7 बिलियन की जो है मैच्योर हो रही है। आपके सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 23 तो उसकी भी रोल ओवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी देखना होगा कि वो कैसा रहता है। अच्छा ये बताएं कि अगर इंटरनली जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो सेटल हो जाएं तो कितने चांसेस हैं कि विदाउट आईएमएफ प्रोग्राम हमें कोई फ्रेंडली कंट्री कोई लोन एक्सटेंड कर दे? नहीं देखिए आईएमएफ प्रोग्राम तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि चाइना और सऊदी अरेबिया की भी अब एक की कंडीशन होती है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहें क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है और चाइना भी जो है अमंग मेजर स्टेक होल्डर्स हैं आईएमएफ में तो उनकी भी ख्वाहिश यही होगी कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू करें बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब लेंडर्स के एंड पे भी ये थोड़ा सा कंसर्न हमें नज़र आया है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो इन डिसीजन मेकिंग में स्लो डाउन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और दे आर कंसर्न कि वो किस गवर्नमेंट से बात कर रहे होंगे तो अगर जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वो मेरे ख्याल से बेहतर होगी और अगर हमें कोई मिसाक जमहूरियत अगर हम साइन कर लेते हैं तो उसमें एटलीस्ट ये होगा कि कंसिस्टेंसी और पॉलिसी हमें नज़र आएगी जिसको सारे मेरे ख्याल से स्टेक होल्डर्स जो है वेलकम करेंगे। ओके ग्रेट। और मैं इस वक्त वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। आपके साथ बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमें उमैर नसीर ने बताया कि एक्सटर्नल अकाउंट की जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा चैलेंज थी और आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है गो कि उसके बारे में कहा जा रहा था कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट मिसनॉमर बट वो चीज़ जब सेटल हो गई तो उसके बाद नज़र आ रहा है कि डिस्पाइट वी हैव गॉट अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम पीएमएल एंड गवर्नमेंट वी आर अनएबल टू रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट और नज़र ऐसा आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो एक आध महीने तक फर्दर जो है वो रिस्यूम ना हो पाए और इस सिचुएशन में पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होंगी बढ़ेंगी बिकॉज कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्ट लेड मॉडल को नहीं फॉलो कर रहा हो और वो सस्टेन कर पाए बिकॉज दालों अजनास से लेकर पोल्ट्री की फीड तक तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पोर्ट पर रुकी हुई हैं बिकॉज पाकिस्तान इज़ शॉर्ट ऑफ द डॉलर्स। जो एक अच्छी चीज़ उमैर नसीर ने बताई दैट वाज कि सऊदी अरब से एक्सपेक्टेड है कि वो 3 बिलियन की जो पुरानी प्लेसमेंट है उसको रिन्यू करने के अलावा भी हमें फ़र्दर लोन देने के बारे में सोच रहा है। सो उमैर नसीर वेलकम बैक। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि $10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनको 20 साल का टैक्स हॉलीडे दिया जाए रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में और 7.5% की जो है वो ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाए। सो आपको लगता है कि ये कंडीशंस गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी या गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है इस तरह की हार्ड कंडीशंस को एक्सेप्ट करे? नहीं, अगर आप देखें इसमें कि जो गवर्नमेंट रिफाइनरी पॉलिसी को फाइनलाइज़ कर रही है, तो उसमें यही प्रोपोज़ल्स जो है, वो मद्देनज़र रखे जाएँगे। एक तो 2 प्रोपोज़ल्स होते हैं, एक टैक्स हॉलिडे का और सेकेंडली जो डीम्ड ड्यूटी की प्रोटेक्शन है उसके बारे में एक डिमांड है फ्रॉम सऊदी गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली देयर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कि हमें ये प्रोटेक्शन दी जाए ताकि क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है
एक बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है तो उनको ये श्योरिटी चाहिए होगी कि ये हमें इंसेंटिव्स मिले तब हम इसको जो है इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि ये चीज़ें देनी पड़ेगी क्योंकि हमारी एक तरीके से मजबूरी है। काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बट रिफाइनरीज़ में अपग्रेड्स या तो स्लो आता है या वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है कि वो नहीं हो पाता। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि इनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ओके ग्रेट। आपके ख्याल में कोई मार्केट में ट्रिगर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप कहें कि अब जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट आ सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? यू हैव अ व्यू ऑन दिस? बिल्कुल इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है वो हो सकता है कमोडिटी प्राइसेस का। हमने पिछले दिनों देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा-सा डिक्लाइन आना शुरू हुआ है। वो अगर होता है और इसमें सिग्निफिकेंट यहाँ से 20-25% तक अगर प्राइसेस कम होती हैं, तो वो हमारे ओवरऑल सेक्टर्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव होगा और जो आपकी इकोनॉमी पे एक प्रेशर आया हुआ है एक्सटर्नल अकाउंट पे, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और मुझे लगता है उस केस में मार्केट जो है थोड़ा-सा री-रेट हो सकती है क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो भी कम होगी। तो मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और बाकी जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल अकाउंट पे आईएमएफ और अगर हमें दूसरे फ्लोज़ मिलते हैं, तो वो जो है मेजर ट्रिगर हो सकता है। So where do you see the market closing at the end of year? अब हम ज़ाहिर है साल के आखिर के पास ही खड़े हैं, तो मुझे Yeah. लगता है कि अभी तो इसी रेंज में ट्रेड करेगी, बट आगे अगर ये ट्रिगर्स आ जाते हैं, अगर ऑयल प्राइसेस हमें कम होते हुए दिखती हैं और आईएमएफ और दूसरी एक्सटर्नल साइड पे हमें फ्लोज़ आते हैं, तो हमें लगता है कि ये 45,000 तक नियर टर्म में तो जा सकता है। री-रेटिंग के लिए ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, वो बेहतर हो और अगर मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो हमें मज़ीद इंडेक्स आगे जाते हुए नज़र आ सकता है। ये बताएं मैं कि जो खसारा है करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट्स द मेन थिंग, और जो अगले 3 साल की पेमेंट लाइबिलिटीज़ हैं, दैट वी ऑल नो कि इसी तरह की टाइमलाइंस के साथ पेमेंट लाइबिलिटीज़ हैं 30 बिलियन और अबव। तो आगे के जो 3 साल हैं लॉन्ग टर्म में, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? देखिए, अब जो हमारी एक्सटर्नल डेट का जो क्वांटम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगले 3 साल में अगर हम करंट अकाउंट बिल्कुल मैनेज भी कर लेते हैं और उसको डेफ़िसिट मिनिमम भी कर लेते हैं, तो डेट रिपेमेंट्स का बोझ हमारे सर पे इतना है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो पाकिस्तान को किसी न किसी स्टेज पे डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना बट कैन पड़ेगा वी बी जिस तरह एग्जैक्ट ऑन दिस कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो भी हो जाए तो अगले तीन जी, सालों तक आप कह रहे हैं कि हम जो कमा रहे होंगे वो सिर्फ जी। कर्जे पे करने में जा रहा होगा? आर वी ट्राइंग टू से बिल्कुल दैट? ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप हाउ अगर कम आर आईएमएफ के वी नंबर प्रोजेक्टिंग द इक्विटीज इन्वेस्टमेंट एंड सेइंग कि भाई इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में? नहीं, उसमें देखिए सबसे बड़ी असम्पशन यही है कि जो हमें लगता है कि हमने जैसे 1998 में भी किया था, 1970s में भी किया था कि आपको जो है लोन अपने रीस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे। जिसकी अगर आप मैच्योरिटी एक्सटेंड कर देंगे तो आपकी डेट रीपेमेंट्स का जो प्रेशर है वो डेफ़िनेटली कम होगा। और मुझे ये लगता है कि जो अब हमारे हालात हैं और जो तो वो इस तरह की सिचुएशन जो है ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा और किसी न किसी स्टेज पे ये चीज़ें एड्रेस होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसी हालात के साथ चलते रहें और कोई डेवलपमेंट ना हो अदरवाइज़ तो फिर ये कंट्री फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ ही चला जाएगा। ओके ग्रेट। सो आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट वन ऑफ दोस्त जो इस चीज़ में बिलीव रखता हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, बिकॉज 6 महीने की तो लाइन ऑफ साइट बड़ी क्लियर है, आगे 1 साल भी बिल्कुल, थोड़ा सा मैनेजेबल बिल्कुल। दिखता है। बट गिवन दीज सर्कमस्टांसेस, डू यू थिंक देयर आर स्टिल सम पिक्स जिसको लोग कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में? बिकॉज अगेन एंड अगेन हम बैंक्स की और फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि जहाँ पर जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड यील्ड है, वो स्टिल बीट कर रही है ये जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि जी। 17 के आसपास भी स्टैंड करते हैं। सो यू वांट टू रेकमेंड सर्टेन सेक्टर और स्टॉक्स?
बिल्कुल अब हमने जैसे देखा कि हमारे यहाँ भी जो हमारी लास्ट बात हुई थी उसके बाद स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो लोकली भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और अगर हम फेड को देख लें उन्होंने भी बढ़ाए हैं आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अनाउंस किया कि वो इंटरेस्ट रेट सबसे बढ़ा रहे हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो हम शायद इंटरेस्ट रेट रिवर्सल की जो बातें कर रहे थे वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया शायद उसमें मज़ीद हमें नज़र आएगा कि 2023 में भी इंटरेस्ट रेट थोड़े इन्फ्लेटेड रहे तो इन हालात में तो बेहतर यही रहता है कि हम एडवाइस ये करते हैं कि जो है जो इनका फिक्स इनकम के अलावा जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हाई डिविडेंड यील्डिंग लो रिस्क स्टॉक्स में एक्सपोजर लें जिसमें आपको पता है कि बैंक्स की डिविडेंड यील्ड अच्छे होते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर जो है अच्छी डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है और थोड़ा सा सिक्लिकल सेक्टर जो है उसमें एक्सपोजर कम रखना होगा एक तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपकी जो इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो जो लेवरेज कंपनीज हैं उन पे फाइनेंस कॉस्ट इन्फ्लेटेड रहेगी तो मेरे ख्याल से 2023 का भी थोड़ा सा व्यू इसी तरह बनाना पड़ेगा ओके आखिर में मुझे ज़रा बता दें कि समवन हैज़ आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑटो सेक्टर के बारे में पीपल आर वेरी क्लियर कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रहने जा रही हैं और ऑटो सेक्टर इसी तरीके से एक आध साल डल रह सकता है इफ़ यू वर टू recommend someone who has got a position in the auto sector what should he do किसी और सेक्टर के साथ एक्सचेंज करे कुछ और करे what do you want to suggest देखिए 2023 में भी ये लग रहा है कि 40-50% जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू करेगी और ऑटो सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है आप उसके लिए बेहतर यही है कि वो अगर अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए दूसरे सेक्टर में स्विच करें जो थोड़ा सा आपको एटलीस्ट डिविडेंड यील्डिंग साइड पे अगर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका जो एक कैपिटल लॉस है उसको प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि ऑटो सेक्टर में हमने ये भी देखा है कि आप ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर्स भी देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप नज़र आ गया जो कि स्टिल 30-40% ऑफ योर टोटल सेल्स कंट्रीब्यूट करती थी तो मुझे लगता है कि ऑटो सेल्स भी ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा और अगर ये ओपन मार्केट और इंटरबैंक का डिफरेंस कम होता है तो फिर इनके मार्जिन पे भी मज़ीद हिट आ सकती है तो इस पे तो ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उमैर नसीर आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे उमैर नसीर और नुमान अब्दुल मजीद दोनों ने तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पर जो चैलेंजेस हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं जितनी बातचीत की जा रही थी नवंबर में और जितना चीज़ों को लिंक किया जा रहा था नवंबर की तैनाती से आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं पोर्ट के ऊपर अराउंड बिलियंस का जो सामान है वो हेल्ड हुआ है और जिसकी वजह से वी ऑल नो कि हमारी इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है हमारा सिस्टम काइंड ऑफ चोक हुआ है कहने में ये भी आ रहा है कि डाउन द रोड 2 to 3 मंथ्स IMF का जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम नहीं हो एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं शायद वो भी पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ा ना दे सकें एंड बिकॉज ऑफ दैट होगा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है जो इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है वो अबतर हो सकती है जो एक सेक्टर है एक पर्टिकुलर एरिया है जिसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है दैट इज़ द शुगर इंडस्ट्री की तरफ से अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को फॉरेक्स के अकाउंट में थोड़ा सा ईज़ फील होगा और पाकिस्तान में जो फॉरेक्स के चैलेंज है वो थोड़े से कम होंगे दूसरी जो बेहतरी की सिचुएशन है दैट इज़ इन द बैंकिंग सेक्टर वी ऑल नो कि बैंकिंग सेक्टर इज़ थ्राइविंग डूइंग गुड बिकॉज के इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% के आसपास हैं और कहा जा रहा ये है कि जो डार्क की थ्योरी है स्टैंडर्ड वो ये है कि जो लोकल डेट है उसको पहले मैनेज करें और लोकल डेट में जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किया जाए और उसका रास्ता एक ही होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ने जो है वो 17% से ज़्यादा देखे हुए हैं सो पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल सी बात है नॉर्मल सा साइकिल है बट अगर सियासी हालात ठीक हों तो गवर्नमेंट एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट को 17-18% से ज़्यादा ले जाकर PIBs में 20 साल की प्लेसमेंट करके जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं आए दिन के उसको मैनेज कर सकती है और जब इतना फिस्कल स्पेस मैनेज हो जाएगा स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल डेट की तरफ जा सकती है और जो कर्ज़े हैं उनको जो डार्क की स्टैंडर्ड थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रोल ओवर करा सकती है हमने देखा शौकत अजीज़ ने अपने वक्त में 40 साल के लिए कर्ज़ों को रोल ओवर
करा के जो पासा था मईशत में चैलेंजेस का उसको पलट दिया था। अभी भी नज़र ये आ रहा है कि जो डार्क की थ्योरी है उसमें लोकल डेट मैनेजमेंट के बाद कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग है और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स जो है वो एक्सटर्नल मार्केट में, बाहर के मार्केट में उसके ज़रिए पैसा रेस करेगी और जो महंगे कर्ज़े हैं उसको सस्ते कर्ज़ों में कन्वर्ट कर देगी। देन वी कुड थिंक ऑफ कि साल में चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बट आसान नहीं है बिकॉज़ अगला साल इलेक्शनियरिंग का साल है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो पैसे लगाए। अब समझ में नहीं आता कि अगर IMF स्पेस नहीं देगा तो ये सारे काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कैसे कर पाएंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।